सो हाय गाइस टू वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का ये वीडियो बेहद ही यूजफुल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 4 जो कि द्विघात समीकरण है, इस चैप्टर के हम लोग प्रश्नावली 4.1 के जितने भी मैथ होने वाले हैं, जितने भी इस प्रश्नावली में मैथ है, उन सबको हम आज डिटेल में बारीकी से वन बाई वन समझने वाले हैं। एंड इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं उन सबको आज इस एक ही वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो यदि आपका इस प्रश्नावली से कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सभी डाउट खत्म हो जाने वाला है। इस वीडियो को हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न होंगे उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए बिना देरी किए, बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ वाहिद रजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला यानी प्रश्नावली 4.1 का 1 नंबर प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो कुछ इक्वेशंस हमको दिए गए हैं, उनको सबसे पहले हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, उसका कैलकुलेशन करना है, उसको तोड़ना है। उसके बाद हमें बताना है कि वे द्विघात समीकरण है या नहीं। चलिए इसके 1 नंबर में देखते हैं। तो 1 नंबर में हमारा यहाँ पे आता है कुछ इस प्रकार से दे दिया है, हमको कुछ इस प्रकार से दिया है। तो अभी हमें मालूम नहीं चल रहा है कि वे द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए आपको मैं पहले बता दूं कि द्विघात समीकरण होने के लिए क्या क्या शर्त है। कोई भी इक्वेशन द्विघात समीकरण तब होगा जब वह द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यानी उसमें एक्स स्क्वायर तो एक होना चाहिए। दूसरी बात यह हुआ कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यह एक शर्त है, ठीक है। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वह हमेशा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि 0 के बराबर हो जाता है तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो शर्त क्या है कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी 0 को छोड़कर और कुछ भी हो सकता है। और दूसरा शर्त हुआ कि जो समीकरण हमको दिया है, इस समीकरण को यदि हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिख सके, ठीक है, तो वह द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो अभी तो हमें इसमें कुछ मालूम नहीं चला है कि कहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। और कैलकुलेशन में हमको बोल दिया गया है कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर करना है। तो हम स्क्वायर पे तोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर किया है, तो यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे इसको। तो ये हुआ ए और ये हुआ बी। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, याद कीजिए, होता है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस होता है 2ab, 2 का 2, ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे 1। तो 2 में एक्स गुना हो तो 2x हुआ, और प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। सिंपल। इक्वल साइन है तो इक्वल साइन। इधर देखिए, इधर हमको गुना करना है, तो 2 में इन दोनों से हम पारापारी गुना करेंगे। तो 2 में पहले x से गुना किया तो 2x, और 2 में -3 से गुना हुआ तो -6। सिंपल। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो 2x इधर प्लस में दिख रहा है और इक्वल साइन की इधर भी 2x प्लस में दिख रहा है, यानी ये दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर और इस 2x से इस 2x को कटा दी, तो इधर कितना बचा +1 और इधर बचा कितना -6। ठीक है, सिंपल। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम इस -6 को इक्वल साइन के इधर भेजेंगे तो ये +6 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर +1 और ये माइनस इधर आके +6 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर +7 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ पे कितना हमको दिख रहा है, 1 दिख रहा है, जो कि सीधा बात है 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक हमें क्या मिला, 1 मिला। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ ए जो है 0 के बराबर नहीं है। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसी को हम लोग ए बोलते हैं। तो यहाँ ए का मान जो है कितना है, 1 है, जो 0 के बराबर नहीं है। तो वही हमने लिखा है यहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अतः हम लोग बोल सकते हैं कि उपरोक्त समीकरण, जो ऊपर जो समीकरण हमको दिख रहा है, इसे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है, यानी लिख सकते हैं। जब हम लिख सकते हैं और ये दोनों कंडीशन इस पर लागू हो रहा है, अतः ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो हम लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। सिंपल सा इसका आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके नेक्स्ट में देखते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स दिया गया है। तो इसमें भी कुछ मालूम नहीं चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर इसको यहीं पे छोड़ दिए। अब इस -2 में इन दोनों से गुना कराना है, तो गुना कराइए। -2 में 3 से गुना हुआ तो -6, और माइनस माइनस मिलकर प्लस 2 में x गुना हुआ तो 2x हुआ। कितना हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो क्या करते हैं, इन दोनों वाले पार्ट को इक्वल साइन की इधर हम लोग भेज देते हैं। तो देखिए इधर एक्स स्क्वायर और -2x हुआ, ठीक है। अब -6 यदि इक्वल साइन के इधर आया तो +6 हुआ, +2x इक्वल के इधर आया तो क्या, -2x हुआ, इक्वल टू इधर कितना बच गया, केवल 0 बच गया है, ठीक है।
अब हम देख सकते हैं कि ये हुआ एक्स स्क्वायर, अब माइनस में 2x, माइनस 2x 4x हुआ, तो वही हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस 4x अब प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है जिसे हम लोग ए बोलते हैं, ए का मान कितना दिया हमको, ए दिख रहा है, ए मिल गया। यानी हम यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जहाँ ये जो है 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि ए का मान कितना है, 1 है, तो ये 0 के बराबर नहीं है, सिंपल है। जब 0 के बराबर नहीं है, अतः उपरोक्त समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के रूप में लिखा जा सकता है। अब जब लिखा जा सकता है तो ये क्या, एक द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण है। इसका राइट आंसर यह हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में 3 नंबर में हमको इस प्रकार से दे दिया गया है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है, फिर इधर मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करा लेते हैं। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कराया था कुछ इस प्रकार से, देखिए इस x में x से गुना तो एक्स स्क्वायर, इस x में 1 से हुआ तो x हो गया, माइनस 2 में x हुआ था माइनस 2x, माइनस 2 में 1 से हुआ था माइनस 2, इक्वल है तो इक्वल। फिर इन दोनों में गुना करना है, तो इस x में पहले इन दोनों से कराइए, तो x में x गुना हुआ तो एक्स स्क्वायर, प्लस 3 में x हुआ था प्लस 3x, और माइनस 1 में x हुआ था माइनस x, माइनस 1 में 3 से हुआ था माइनस 3 हुआ, इतना हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं आप कि इधर भी प्लस में एक्स स्क्वायर दिख रहा है और इक्वल साइन की इधर भी प्लस में एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यानी यह एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से खत्म हो गया। तो हम क्या कहें, इसको खत्म कर दिए, तो इधर देखिए या एक स्टेप और बढ़ाते हैं, तो इधर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, और यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं काम कि ये एक एक्स में से 2 एक्स घट रहा है तो माइनस में एक्स बचा, और माइनस 2 का माइनस इक्वल टू, फिर इधर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, और 3 गो एक्स में से 1 एक्स गया तो 2 एक्स, माइनस 3 का 3 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर को कटा सकते हैं, इधर कितना बच जाएगा, इधर केवल बचेगा माइनस एक्स माइनस 2, इधर बचेगा प्लस 2x माइनस 3। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, इक्वल साइन की इधर भेजते हैं, तो ये हुआ माइनस एक्स माइनस 2, देखिए प्लस 2x इधर था, इधर आके माइनस 2x हो गया, इधर माइनस 3 था, इधर आके प्लस 3 हो गया, इधर कितना बच गया, केवल 0 बच गया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर माइनस में 2 एक्स, माइनस में 1 एक्स, कितना हुआ माइनस में 3 एक्स, और यहाँ पर 3 गो में से 2 घट रहा है तो कितना आया, 1 आया, बराबर 0 हो गया। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमें इक्वेशन मिला, इस इक्वेशन में कहीं पर एक्स स्क्वायर नहीं है। जब इक्वेशन में एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब है कि इसमें एक्स स्क्वायर को लिखने के लिए हमें 0 से गुना करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर सिंपल सी बात है कि ए का मान कितना है, 0 है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं है, तो ए कितना मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। तो जब ए देखिए यहाँ पर 0 आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या तो उपरोक्त समीकरण को हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और जब नहीं लिखा जाता है ये द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। सिंपल से इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट पे हमारा यहाँ पे आता है 4 नंबर में, कह रहा है यहाँ पर ये भी मल्टीप्लाई है, इस पे मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे कराया हुआ है, इस x में इधर दोनों से गुना हुआ था कितना, 2x स्क्वायर और प्लस x हो गया, माइनस 3 में दोनों से करें तो माइनस 3 दूनी कितना हुआ, 6x, और 3 एकम 3 हो गया, माइनस 3 हो गया, इधर गुना कराइए, तो ये हुआ x में x स्क्वायर और 5 में x गुना तो 5x, सिंपल है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम इक्वल साइन की इधर भेजने वाले हैं, तो भेजते हैं। देखिए ये हुआ इतना, और देखिए यहाँ पर क्या किया, हम यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर हुआ है यह, ये 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर हुआ, और यहाँ पे एक गो एक्स में से 6 गो एक्स गया तो कितना बचा, 5 गो एक्स, सिंपल बात है, और माइनस 3 इक्वल टू इतना एक्स स्क्वायर प्लस 5x, सिंपल। और आप दोनों इन दोनों क्या कीजिए, आप इधर भेज दीजिए, तो ये हुआ 2x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 3, और देखिए प्लस में एक्स स्क्वायर था, इधर आके माइनस में एक्स स्क्वायर, प्लस में 5x था, इधर आके माइनस में 5x, इधर इक्वल टू में कितना बच गया, आप केवल 0 बच गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 गो एक्स स्क्वायर में से 1 गो एक्स स्क्वायर घटाते 1 गो एक्स बचा, या एक एक्स स्क्वायर बचा, और माइनस में 5x और माइनस में 5x मिलकर माइनस में 10x हुआ, और माइनस 3 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का हमें गुणांक मिला वो कितना है, 1 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो सिंपल सी बात है, तो वही हम लिखेंगे यहाँ a 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तो हम इसे क्या, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। इस प्रकार इसका यह राइट आंसर हुआ। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में हमारा इस प्रकार से आता है, दिया गया है 2x माइनस 1 और x माइनस 3 और x प्लस 5 x माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 2x में x से गुना हुआ तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 2x माइनस 3 हुआ तो माइनस 6x हो गया, और माइनस 1 में इन दोनों से करना है, तो माइनस 1 में x हुआ तो माइनस x, और माइनस 1 में 3 हुआ तो प्लस 3, इक्वल टू x में x से गुना हुआ तो x स्क्वायर, x में माइनस 1 हुआ तो माइनस x, प्लस 5 में x से हुआ तो प्लस 5x, अब प्लस माइनस कितना हुआ, माइनस 5 हो गया, इतना सिंपल है, गुना कराया है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, अब क्या कीजिए, आप इन दोनों को पहले जोड़ घटाव कर लेते हैं, इसमें भी जोड़ घटाव कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हुआ 2x स्क्वायर माइनस 6 गो एक्स माइनस 1 गो एक्स, कितना माइनस 7x, और प्लस 3 हो गया, इधर x स्क्वायर 5 गो एक्स में से 1 गो एक्स घट रहा है तो 4 गो एक्स माइनस 5 के 5 हो गया, ठीक है।
इस सभी पार्ट को हम क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं। देखिए ये हुआ 2x² माइनस 7x प्लस 3, ये प्लस में एक्स स्क्वायर था, इधर माइनस में एक्स स्क्वायर, प्लस में 4x था, माइनस में 4x, माइनस में 5 था, प्लस 5 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं दो गो एक्स में से दो गो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटा, तो एक एक्स स्क्वायर बचा। और यहाँ पर माइनस में 7x और माइनस में 4x मिलकर कितना हुआ, माइनस में 11x, और प्लस 5 और प्लस 3 मिलकर प्लस 8 हो गया, इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं जो एक्स स्क्वायर के गुणांक है, यानी ए का मान कितना है, 1 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी सही है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यहाँ ए जो है 0 के बराबर नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू 0। अतः इसे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं। अतः निम्न जो ऊपर दिया गया समीकरण है क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ये हुआ इसका राइट आंसर। चलिए चलते इसके नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में हमारा इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है तो इसको क्या कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हमको इतना है तो इसको उस तरह उतार देंगे। यहाँ पर हमको x माइनस 2 का होल स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले a का स्क्वायर और माइनस 2ab होता है, तो 2 दूनी 4 है, b के मान x 4x और प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस में इधर भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है और इधर भी इक्वल साइन में एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म। कितना बच गया, केवल इधर बच गया 3x प्लस 1 और इधर बच गया माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, अब ये दोनों पार्ट को इधर भेजते हैं। ये हुआ प्लस 3x प्लस 1, माइनस में 4x इधर आके प्लस में 4x और प्लस में 4 इधर आके माइनस में 4x, इक्वल टू इधर कितना बच गया, 0 बच गया। अब 4 को x से 3 को x कितना हुआ, 7 को x और 1 में से 4 गया तो माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, स्पष्ट है कि यहाँ पर कहीं भी हमको एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है। जब एक्स स्क्वायर इसमें है ही नहीं तो ए का मान कितना मिलेगा, 0। यानी यहाँ हम बोल सकते हैं कि यहाँ ए का मान कितना है, 0 है। और द्विघात समीकरण कहता है जब ए का मान 0 के बराबर हो जाए तो वह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम, अतः उपरोक्त समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा आता है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर क्या करना है, हमको क्यूब करना है। तो सबसे पहले क्यूब करते हैं। तो ए प्लस बी का होल क्यूब आपको आना चाहिए। देखिए आप हम लोग तोड़ा है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या करता है, ए क्यू तो एक्स क्यू प्लस बी क्यू यानी 2 के क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इंटू बी यानी 2 हो गया। प्लस उसके बाद क्या होता है 3 ए, उसके बाद बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इक्वल टू, इधर देखिए इधर भी गुना कराने की बोल रहे थे, कराइए। 2x में एक्स स्क्वायर का गुना हुआ तो 2x क्यू, माइनस 2x में 1 से हुआ तो माइनस 2x हो गया, सिंपल सा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको तोड़ना है। तो एक्स क्यू का होल क्यू क्या होता है, एक्स क्यू होता है और 2 का होल क्यू कितना होता है, 8 होता है। यहाँ पर देखिए ये हुआ 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे ये हुआ 2 दूनी 4 और 4 3 12 एक्स, बराबर इधर कितना 2x स्क्वायर माइनस 2x। अब क्या कीजिए, आप इन दोनों पार्ट को आप इधर भेज दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, या आप क्या कीजिए इसको वहीं पे रहने दीजिए, इस पूरे पार्ट को क्या कीजिए आप इधर भेज दीजिए। तो ये पूरे पार्ट को यदि इधर भेजेंगे तो इधर केवल 0 बच जाएगा और इधर देखिए 2x क्यू है तो 2x क्यू, अब माइनस 2x तो माइनस 2x इतना पहले से था। अब इसको हम इधर भेजेंगे तो ये प्लस वाला था, इधर आके माइनस में एक्स क्यू, प्लस में 8 माइनस में 8 हो गया, प्लस में 6 एक्स स्क्वायर था माइनस में 6 एक्स स्क्वायर, अब प्लस में 12 एक्स था माइनस में 12 हो गया, सभी को हम लोग इधर भेज दिया है। अब इस पार्ट को हम लोग इस साइड में लिखते हैं और इस पार्ट को इधर लिखते हैं, यानी इसको उलट के लिख दिए। देखिए इसको केवल लिख दिए इधर और 0 को लिख दिए इधर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वही वाला चीज यहीं पे लिखेंगे। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 को एक्स क्यू में से एगो एक्स क्यू जा रहा है तो एगो एक्स क्यू बचेगा, सिंपल है। और यहाँ पर देखिए 12 को एक्स माइनस में और 2 को एक्स माइनस में मिलकर माइनस 14 एक्स हो गया और माइनस 8 का माइनस 8 और माइनस 6 एक्स स्क्वायर का माइनस 6 एक्स स्क्वायर बराबर 0 हो गया। अब इसको फॉर्मेट में लिख लेते हैं, यानी कहने का मतलब सबसे पहले एक्स क्यू को लिख लेंगे, उसके बाद माइनस 6 एक्स स्क्वायर को लिख लेंगे, उसके बाद माइनस 14 एक्स को लिखेंगे, माइनस 8 बराबर 0 लिख लेंगे। अब यहाँ पर आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो इसमें है और एक्स स्क्वायर गुणांक जो है क्या है, 0 के बराबर भी नहीं है। ठीक है, सॉरी 0 के बराबर नहीं है, ये सही बात है। तो 0 के बराबर नहीं है, पर इसमें एक और नई बात मिल गई हमको कि एक्स स्क्वायर के सिवाय एक नया पद हमें क्या, एक्स क्यू मिल गया। तो द्विघात समीकरण ये भी कहता है कि द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर के सिवाय यानी उस समीकरण का सबसे अधिकतम घात होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और इसमें जो अधिकतम, इस समीकरण का अधिकतम घात कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ सही बात है कि एक्स स्क्वायर जो गुणांक है वो 0 के बराबर नहीं है, पर लेकिन यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं तो जो ऊपर का समीकरण हमें मिला है उसे हम लोग इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक नया पद क्या आ गया, एक्स क्यू आ गया है। तो इसके चलते ये समीकरण क्या हुआ, द्विघात समीकरण नहीं होगा, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। सिंपल सा बात है। ठीक है, ऐसा करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए चलते इसके नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में हमको कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब यहाँ पे इस प्रकार से दिया और x माइनस 2 का होल क्यूब करना है हमको।
चलिए इसको भी करते हैं। इतना वाला पार्ट को इस तरह उतार दिए, इसका होल क्यूब किए थे। ए माइनस बी के होल क्यूब क्या क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, अब प्लस में थ्री ए बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इतना वाला पार्ट को अभी इतना ही रहने देते हैं और इसको आप तोड़ते हैं। एक्स क्यूब हो गया, दो के क्यूब 8 और ये बात तीन दूनी 6 एक्स स्क्वायर, ये प्लस में कितना दो दूनी 4 3 12 एक्स हो गया, ठीक है। अब क्या कीजिए आप, यहाँ पर हम लोग एक बात ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर प्लस में एक्स क्यूब है और माइनस में एक्स क्यूब है, दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसको हम खत्म करते हैं तो इधर कितना बच गया, माइनस में 4 एक्स स्क्वायर और माइनस में एक्स और प्लस में 1 बच गया। और इधर से एक्स क्यूब खत्म हुआ तो इधर माइनस 8 माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे वाले पार्ट को, इधर जो पार्ट दिख रहा है हमको इधर भेजना है, तो भेजते हैं। देखिए ये जो इतना था पहले से इतना है, अब इसको भेजा है तो माइनस 8 इधर आके प्लस 8 माइनस में 6 एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस में 6 एक्स स्क्वायर और प्लस में 12 एक्स इधर आके माइनस में 12 एक्स इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 6 गो एक्स में से 4 गो एक्स स्क्वायर घट रहा है, 6 गो एक्स स्क्वायर में से 4 गो एक्स स्क्वायर घट रहा है, यानी 2 गो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 12 एक्स माइनस में एक्स मिलकर कितना माइनस 13 एक्स हो गया और प्लस 8 है प्लस 1 मिलकर कितना हो गया प्लस 9 इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है यानी ए का मान वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि कितना है 2 आया है, तो ए का मान 2 आ गया यानी 0 के बराबर नहीं है, तो हम लोग बोल देंगे ए इज नॉट इक्वल टू 0। अतः इसे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार हमने प्रश्नावली 4.1 का जो एक में 8 प्रश्न था उनको वन बाय स्टेप समझ लिया, ठीक है। अब इसके हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं 2 नंबर में। तो यहाँ पर 2 नंबर में देखते हैं, 2 नंबर में किस प्रकार से प्रश्न दिया गया है। लिखा गया है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो कुछ हमें भाषा वाले मैथ दिए गए हैं उनको बनाना है, तो चलिए इसको भी हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बनाते हैं। तो इसका एक नंबर प्रश्न हमको देखिए क्या क्या रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछा गया एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए हमें एक आयताकार भूखंड यानी कोई खंड दिया गया, यानी कोई मैदान है, उसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर दे दिया गया है और यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया गया है जो इसका चौड़ाई जो है वह लंबाई के दोगुने से एक अधिक है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलिए इसे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इसका आंसर। हमें देखिए कह रहा है जो इसका चौड़ाई जो है लंबाई लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। कह रहा है इसका लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से अधिक है, तो हमें चौड़ाई मालूम चलेगा तब ना लंबाई हम निकालेंगे। सबसे पहले हम चौड़ाई ही मान लेंगे। तो हम लोग मान लेंगे, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई को हम लोग x मीटर मानते हैं, ठीक है, सिंपल। तो जब हमें चौड़ाई x मिल गई तो लंबाई हम सिंपल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, लंबाई इसका बोल रहा है प्रश्न में कि चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक, तो चौड़ाई यही तो है, तो x के दुगुना कितना होगा 2x प्लस 1 हो जाएगा, यानी इसका लंबाई हमें कितना मिल गया 2x प्लस 1। देखिए इसके दुगुने से एक अधिक है कि नहीं, सिंपल है। अब हम लोग तो प्रश्न लागू करेंगे यहाँ पर। तो प्रश्न से आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल में कितना दिया गया है 528 यहाँ पे दिया गया है। अभी मीटर स्क्वायर को हम लोग हटाते हैं, बाद में इसको हम लिख लेंगे। तो अभी आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528। हम लोग जानते हैं कोई भी भूखंड हो वह यदि आयताकार है तो आयताकार आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी आयत का क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो वही हमने लिखा है लंबाई गुने चौड़ाई कितना, इसका मान कितना दिया है 528। अब लंबाई और चौड़ाई के वैल्यू हम लोग यहाँ से लाएंगे। तो लंबाई बराबर दिया गया इतना, तो इतना लिख लेंगे और चौड़ाई गुने चौड़ाई बराबर कितना दिया एक्स, तो इतना लिख लेंगे, इतना बराबर 528, सिंपल है। अब इसमें हमको गुना कराना है तो एक्स से गुना कराइए, तो ये हुआ 2x स्क्वायर और प्लस 1 में एक्स से गुना हुआ तो एक्स हुआ बराबर 528। और 528 को आप इधर भेज देते माइनस में कितना आ जाएगा 528, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। अभी हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक गुणनखंड आ गया है। अभी आपको गुणनखंड आना चाहिए, ठीक है। यदि आप 10वीं में आ चुके हैं, आप 10th के स्टूडेंट हो चुके हैं, तो आपको गुणनखंड बहुत अच्छे से आने चाहिए। यदि आपको गुणनखंड बनाना नहीं आता है तो इसके लिए हमने वीडियो बना रखा है, जाके प्ले लिस्ट में चेक कीजिए और उस वीडियो को देखिए, आपको गुणनखंड बनाना आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका हम गुणनखंड करने वाले थे। देखिए कुछ इसको हम क्या करते हैं, देखिए 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर रहने दिए, इस x को हम लोग कुछ इस प्रकार से तोड़े हैं 33x माइनस 32x में से। देखिए 33x में से फिर 32x घटेगा तो कितना आ जाएगा प्लस x आ जाएगा, और 33 में 32 गुना करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर इस इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाएगा, यानी 1056 आ जाएगा। तो इस प्रकार यह हो गया। अब क्या कीजिए आप इस वाले पार्ट में से आप केवल x कॉमन लीजिए। तो हम x इस देखिए इसमें से पहले x कॉमन लिए, इसमें 2x बचा और इसमें से x ले लिए तो इसमें केवल 33 बचा, और इस दोनों पार्ट में से हम क्या किया है -16 कॉमन लिया है। जब -16 कॉमन लीजिएगा तो इसमें 2x बचा, 16 दूना 32 2x, और इसमें प्लस कितना 33 बचा है, तो इतना बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट में समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए
इस माइनस साइन के इधर देखिए और माइनस साइन के इधर देखिए, इधर भी 2x प्लस 33 है और इधर भी 2x प्लस 33 है, तो 2x प्लस 33 से हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन ले लिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप, और यहाँ पर एक क्या बच गया, इसमें x बच गया, इसमें 16, तो वही लिखे इतना इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का मान निकालिए, तो दोनों गुना में है, तो इतना यदि आप 0 के बराबर करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 33 इधर आके माइनस 33 और 2 गुना में भागा हो जाएगा माइनस 33 बटे 2, और यदि इतना को आप 0 के बराबर करते हैं तो ये माइनस 16 इधर आकर प्लस 16 हो गया, सिंपल सा है। अब x बराबर हमें 2 मान मिला, पर हम सोचने वाली यहाँ पे एक बात है कि x हमने क्या मान रखा है, x हमने मान रखा है कि चौड़ाई है, तो चौड़ाई क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी प्लस में होती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि -5 मीटर -6 मीटर, कभी सुना है, नहीं सुना है, आपने सभी सुना होगा जब 5 मीटर 6 मीटर यानी धनात्मक होती है, तो चौड़ाई हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, ऋणात्मक में दिख रहा है, तो वही हम यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ x आयताकार भूखंड की क्या है, चौड़ाई है, और चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो वही हम लिखेंगे कि एस एक्स इज नॉट इक्वल टू -33/2। जब यह नहीं होगा तो x क्या होगा, 16 होगा, यानी इसलिए x बराबर 16 मिला हमें। तो x हमें 16 मिल गया था, हमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने प्रश्न में बोला गया था, तो वही हम लिखेंगे, हम आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर कितना माने, तो लंबाई हमने 2x प्लस 1 यहाँ पर लिखा गया है, 2x प्लस 1 मीटर हो गया, और 2 का 2 x का मान रखेंगे 16 प्लस 1, एक वह 16 दूना 32 एक 33 मीटर, और उसी प्रकार आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना हमने माना था, x मीटर, तो ये कितना है, 16 मीटर, ये हुआ इसका राइट आंसर। तो आशा करते हो आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया, पसंद आए, तो प्लीज हमारे मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे फैला दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए चलते इसके नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट यानी 2 नंबर प्रश्न इसके देखते हैं। 2 नंबर में क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव वाला है, निगेटिव नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। और क्रमागत का मतलब क्या हुआ, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, इस तरह क्रमागत चलता है। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है और दो पूर्णांक ज्ञात करना है, तो दो पूर्णांक में पहला पूर्णांक दूसरा पूर्णांक होगा, हम मान लेंगे, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक एक्स मान लेंगे। अब बताइए, यदि पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में धनात्मक में कहाँ शुरू होगा, एक से शुरू होगा, पूर्णांक धनात्मक कहाँ शुरू होता है, एक से, एक दो तीन चार। तो अब बताइए, पहला धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं हम, यदि एक है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हुआ, दो हुआ, तो दो हमें कैसे मिला, एक में हम एक जोड़े तो हमें दो मिला। और मान लीजिए तीसरा धनात्मक पूर्णांक पूछते तो क्या होता, तीन होता, यानी दो में फिर हम एक जोड़े तो हमें तीन मिला। यानी कुल मिला के बात यह है कि हमें दूसरा धनात्मक पूर्णांक प्राप्त करने के लिए उसमें एक जोड़ना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1, सिंपल। यदि पहला धनात्मक पूर्णांक x है तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, सिंपल है। अब प्रश्न में यह बोला गया है कि इन दोनों का गुणनफल हमको दिया गया 306, तो हम लिखेंगे, तो प्रश्न से इतना गुना इतना बराबर 306, वही हमने लिखा है, इतना गुना इतना बराबर 306। अब इसमें गुना कराना है तो गुना कराइए, ये हुआ x पे x गुना तो x स्क्वायर प्लस x हो गया बराबर 306। अब इस 306 की इधर भेजिए तो माइनस में कितना हो जाएगा, 306। अब फिर हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। चलिए गुणनखंड करते हैं, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, इस x को हमने तोड़ लिया, प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। इन दोनों में से आप x कॉमन ले लीजिए, तो ये हुआ x प्लस 18, इसमें से आप माइनस 17 कॉमन लेते हुआ x प्लस 18। अब देखिए, यहाँ पे भी x प्लस 18, यहाँ पे भी x प्लस 18 है, तो x प्लस 18 आप कॉमन ले लीजिए, इसमें केवल x बचा और इसमें माइनस 17 बराबर 0। यहाँ से आप x का मान निकालिए, तो चूंकि ये दोनों गुना में है, तो इतना यदि 0 के बराबर होगा तो ये प्लस 18 इधर आके माइनस 18 होगा, और इतना यदि 0 के बराबर हो जाती है माइनस 17 इधर आके प्लस 17 हो गया। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि x का हमें दो मान मिला, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, और हमने x क्या मान रखा है, x मान रखा है कि x एक धनात्मक पूर्णांक है, और धनात्मक पूर्णांक में कभी ऋणात्मक आएगा ही नहीं, तो जो हमारा ऋणात्मक मान आया है वो नहीं होगा। तो वही हम लिखेंगे, यहाँ x जो है धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए x ऋणात्मक नहीं हो सकता, यानी माइनस 18 नहीं हो सकता, इसलिए x क्या होगा, 17 होगा। तो एक हमें 17 मिल गया, तो हम लिखेंगे फाइनली यहाँ पर, अतः पहला पूर्णांक हमने माना था x, वो कितना है 17, तथा दूसरा पूर्णांक हमने माना था x प्लस 1, तो x पे 17 प्लस 1 यानी 18। तो फाइनली हमने यहाँ पर दोनों पूर्णांक 17 और एक दूसरा पूर्णांक 18 ज्ञात कर लिया। तो आशा करता हूँ ये भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए चलते इसके नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में हमारा यहाँ पर दे रहा है कुछ इस प्रकार से, तीसरा वाला प्रश्न, ठीक है। इसमें कुल 2 नंबर में 4 प्रश्न है, ठीक है। तो तीसरा हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए, दो, एक रोहन है और उसकी एक माँ है, जो रोहन की जितनी वर्तमान आयु है उससे उसकी माँ उससे कितनी बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। कह रहा है 3 वर्ष पश्चात, जब 3 वर्ष बाद उनके आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है।
तो हमें जो ज्ञात करना है उसको मान लेंगे। माना कि रोहन की वर्तमान आयु को हम लोग x वर्ष मान लेंगे। अब प्रश्न बोला गया है कि उसकी माँ उसे कितनी 26 वर्ष बड़ी है। तो जब रोहन का उम्र x है तो उसकी माँ कितनी होगी, x प्लस 26 होगी। जब 26 वर्ष बड़ी है तो x प्लस 26 होगा। तो वही हम लिखेंगे, रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी, x प्लस 26 वर्ष हो गई। अब यहाँ पर सोचेंगे हम कि कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात उनके आयु का गुणनफल करना है। तो बताइए आप 3 वर्ष पश्चात, यहाँ पर देखिए हम तो प्रश्न इसमें लागू कर रहे हैं। 3 वर्ष बाद, पहले तो रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो रोहन की आयु 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x+3 हो जाएगी। तो वही हमने x+3 लिखा है यहाँ पर, सिंपल, ठीक है। और जब यह इसका 3 वर्ष बढ़ा तो इसका भी तो 3 वर्ष बढ़ा होगा, तो उसकी माँ की आयु 3 वर्ष बढ़ के कितनी होगी, x+26 +3, सिंपल। और इन दोनों का गुणनफल बोल रहा है, देखिए 3 वर्ष पश्चात, दोनों 3 वर्ष पश्चात हो गया, और इन दोनों का गुणनफल बोल रहा है कितना हो जाएगा, 360। वही हमने 360 लिखा। सिंपल, आपको बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाने का प्रयास कर रहा है। इन 3 वर्ष पश्चात इन दोनों के आयु के गुणनफल कितना है, 360 है, 360 लिख दिए। अब इसको x+3 रहने दीजिए, ये हो गया x प्लस 26 3 29 बराबर 360। इसमें आपको गुना कराना है, तो गुना करें, एक्स में एक्स गुना हुआ तो एक्स स्क्वायर, एक्स में 29 x से हुआ तो 29x, एक्स में 3 से हुआ तो 3x, और 29 से 3 से हुआ तो 87 बराबर 360। अब ये हुआ एक्स स्क्वायर, 29 को x तक 3 को x कितना हुआ 32 को x प्लस 87। इस 360 को आप इधर भेजिए तो माइनस में 360 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और 87 में से 360 को घटा था माइनस में 273 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी हमको एक द्विघात समीकरण यानी गुणनखंड करना है यहाँ पर, जिसको गुणनखंड करके बताएंगे, ठीक है। चलिए गुणनखंड तोड़ते हैं। इस एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर रहने दिए, इस 32x को हम लोग तोड़ लिए कितने, 39x में और 7x में। 39 में 7 गए फिर 32 हुआ, 39 में 7 में 273। इन दोनों में से आप x कॉमन ले लीजिए, इसमें बचा x है, इसमें बचा 39। इन दोनों में से आप 7 कॉमन ले लीजिए, इसमें बचा x है, इसमें प्लस 39 बराबर 0। यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इधर भी x प्लस 39 है, उधर इधर भी x प्लस 39 है, तो x प्लस 39 से आप कॉमन ले लीजिए। इसमें कितना x बचा, इसमें -7, सिंपल है। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो ये दोनों गुणन है और 0 के बराबर है, तो इतना भी 0 के बराबर होगा और इतना भी 0 के बराबर होगा। जब इतना 0 के बराबर होगा तो प्लस 39 इधर आके -39, और इतना जब 0 के बराबर होता है -7 इधर आके +7 हो गया, यानी x का हमें 2 मान मिला। अब सोचने वाली बात है कि आप बताइए कि कोई भी उम्र होगा जो माइनस में होगा, कोई व्यक्ति -5 वर्ष का होता है या -10 वर्ष का होता है, ऑब्वियसली बात है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे जो माइनस में हमें उम्र मिला इसको हम बोल देंगे नहीं होगा। यहाँ बोलेंगे यहाँ x क्या है, आयु है, और आई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो वही हम लिखेंगे x जो है कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, यानी x -39 नहीं हो सकता, तो x फाइनली क्या होगा, 7 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी, तो वही हम लिखेंगे फाइनली। अतः रोहन की वर्तमान आयु जो हमने माना था कितना, x वर्ष, तो x वर्ष अब बराबर x कितना है, 7 वर्ष। ये हुआ इसका राइट आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं इसके लास्ट प्रश्न की तरफ। तो लास्ट प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, बहुत ही अच्छा तरीके से आपको समझाने वाले हैं हम, समझते रहिए। देखिए लिखा गया है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हम इसी को मान लेंगे, हम लोग मानेंगे कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटे, इसको पहले मान लेंगे। अब आप बताइए कुल दूरी इसमें कितना दिया गया है, 480, तो इसको लेके हम 480 किलोमीटर। अब देखिए हमें चाल मालूम चल गया, दूरी मालूम चल गया, तो हम समय आराम से ज्ञात कर सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो समय बराबर हमारा कितना हो जाएगा, दूरी है कितना 480 और बट्टा चाल कितना है, एक, तो 480 बट्टा एक्स, और ये घंटा, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, केवल बचा घंटा। ये हुआ हमारा प्रथम कंडीशन। दूसरी कंडीशन में हमको बोल रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाए, तो हम लिखेंगे अब चाल 8 किलोमीटर कम करने के बाद, जब 8 किलोमीटर कम होगा तो आप बताइए कोई भी गाड़ी 1 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही थी, अब 8 किलोमीटर कम हो गई, यानी x माइनस 8 हो गई। अब तो रेलगाड़ी की नई चाल हमें क्या प्राप्त हुई, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और कुल दूरी हमें क्या है, कह रहा है उसी दूरी को, यानी दूरी भी हमें कितना दिया गया, 480 दिया गया है, तो उसी दूरी की यानी 480 किलोमीटर हो गया। तो इसमें यदि हम समय निकाले तो समय हमारा क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो यहाँ पे दूरी हमारा हो गया 480, अब बटे चाल कितना अब हो गया है, x माइनस 8 हो गया है। अब यहाँ पर हम प्रश्न लागू करेंगे। प्रश्न में बोला क्या है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। यानी कहने का मतलब है, सिंपल सा बात है कि जब कोई गाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटे चल रहा था, और जब यदि ये उसकी चाल को घटाएंगे तो सीधा बात है कि उससे ये थोड़ा ज्यादा देर में पहुंचेगा। मान लीजिए वो तेज में चल रहा था तो तेजी में पहुंचेगा, और जब उसकी चाल को हम लोग कम करेंगे तो क्या होगा,
थोड़ा देर लगेगा इसमें, ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे चलेगा तो देर से जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि यह वाला देख बोल रहा है कि यह चाल तय करने में, सॉरी कह रहा है यह जो इसमें जो समय लग रहा है इससे कह रहा है 3 घंटा अधिक लग रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है जो यह जो इसमें जो समय लग रहा है वह जब 8 किलोमीटर कम किया जा रहा है तो 3 घंटा अधिक लग रहा है। यानी इसमें जो समय लग रहा है इससे 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो यह समय इस समय से 3 घंटा प्लस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है इसमें जो हमारा समय लग रहा है वह इससे 3 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो ज्यादा का मतलब प्लस करना पड़ेगा। तो यह समय बराबर होगा इस समय और प्लस 3 के, ठीक है, 3 घंटा ज्यादा के बराबर होगा। अब यहाँ से इस वाले पार्ट को आप इधर बेच के माइनस कीजिए, ये हुआ 480/x-8, ये प्लस में था, इधर आके माइनस में 480/x बराबर 3, सिंपल। और x-8 x का आप लघुत्तम निकालिए, तो ये हुआ x-8 आई इंटू एक्स हो गया लघुत्तम। x-8 से x-8 कट गया तो केवल बचा इधर कितना x बचा, और x में 480 से गुना हुआ तो 480 x हो गया, ये माइनस का माइनस। अब देखिए x में इन दोनों से भाग कीजिए तो x से x कट जाएगा, x-8 हो गया, जो 480 में गुना कराइए तो कितना है 480 इंटू x-8 बराबर 3 हो गया, ठीक है। अब हमें गुना कराना है तो गुना कराइए, ये हुआ 480 x, और इधर देखिए -480 में 1 से गुना हुआ तो -480 x हो गया। अब -480 में -8 से हुआ तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और इसमें 8 से करें तो कितना आएगा 3840 आएगा। और नीचे देखिए कितना है x-8 और x है बराबर इधर 3 है, सिंपल। अब देखिए ये 400x प्लस में, सॉरी ये 400x प्लस में, ये 400x माइनस में खत्म, तो ऊपर कितना बचा केवल 3840, सिंपल। और नीचे इसमें गुना कर लीजिए, गुना के संबंध में गुना करी थी, x में x से गुना हुआ तो x स्क्वायर, और x में -8 से हुआ तो -8 बराबर 3 इधर है, सिंपल। अब देखिए यहाँ सब तिरिया गुना कराएंगे तो 3 से इसमें गुना होगा, इधर नीचे 1 है तो 1 से गुना होगा, तो 3x स्क्वायर, और इधर हुआ -8×24x बराबर इधर कितना 3840। इस 3840 को आप इधर लाए तो माइनस में कितना हो गया 3840, 3x स्क्वायर -24x और -3840 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पर समझने वाले हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन आप याद रखिए। तो यहाँ पर इक्वेशन देखिए, इक्वेशन इतना दिया गया है, तो इसमें से आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप 3 कॉमन ले लीजिए। तो हम 3 कॉमन लेते हैं तो इसमें केवल एक्स स्क्वायर बचा, 3/24 इसमें 8 बचा, और इसमें से 3 कॉमन लेते 1280 आया। अभी ये 3 गुना में है, इधर आया क्या हुआ 0 से भाग लगा के 0 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर -8x -1280 बराबर 0 हो गया। इसका हमें क्या करना है गुणनखंड करना है और एक्स का मान फाइंड आउट करना है। तो इसको गुणनखंड करते हैं, तो इसको गुणनखंड करने के लिए यहाँ पर हम तोड़ लेंगे। यहाँ पर क्या किए हैं, सॉरी यहाँ पर एक स्टेप और लिखा गया है तो कोई बात नहीं है, इसका हम यहाँ पर गुणनखंड करेंगे। देखिए ये हुआ एक्स स्क्वायर, इस 8x को -8x को हम कुछ इस फॉर्म में लिख लिया है, -40x प्लस 32, -40 में से फिर 32 में 40 से कितना -8 आ जाएगा, और 40 में 32 से गुना हुआ तो 1280 आ जाएगा, ठीक है, करा के देख लीजिए आप। और इतना बराबर इतना हो गया, गुणनखंड इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, तो इसमें बचा x है, इसमें -40, और इसमें से आप 32 कॉमन लेते इसमें x है, इसमें भी 40 बचा बराबर 0। अब दोनों में देखिए इसमें भी x-40 है, इसमें भी x-40 है, x-40 कॉमन ले लीजिए, तो इसमें कितना बच गया x है, इसमें बच गया प्लस 32 बराबर 0। तो x की यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है गुना में है और 0 के बराबर है, तो इतना भी 0 के बराबर, और जब ये 0 के बराबर होगा तो माइनस इधर आके +40, और ये जब 0 के बराबर है तो +32 इधर -32 हो गया, सिंपल है, ठीक है। अब देखिए हमने x शुरू में क्या माना था, x जो था वह रेलगाड़ी की चाल था, और चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। कोई गाड़ी -5 किलोमीटर प्रति घंटा से नहीं चल सकता है, जब भी चलेगा तो 5 ही किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा, यानी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। वही हम बोलेंगे यहाँ x जो है रेलगाड़ी की चाल है, अतः x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, यानी -32 नहीं हो सकता, इसलिए x क्या हो सकता है 40 हो सकता है, सिंपल बात है। तो जब x 40 हो गया तो हम लिख देंगे लास्ट में, अतः रेलगाड़ी की चाल हमने क्या माना था x किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आया होगा, और बनाने में भी आपको कुछ हेल्प हुआ होगा। यदि आपका कुछ भी हेल्प हुआ है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर करें ताकि इससे हमारा कुछ हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग बात। और यदि आपको इस प्रश्नावली के पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, उस डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस तरह के वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।